ओम शांति। स्वागत है आप सबका। आज हम पहले थोड़ा सा कल वाले सेशन के रिवीजन को करेंगे, ताकि वो सेशन हमें, क्योंकि एक ऐसा सेशन है, अगर ये आपने अपनी लाइफ में स्विच करना सीख लिया तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो भी समस्याएं लाइफ में आती हैं या जो भी लाइफ में आपको बेहतर करना होता है, उसमें आपकी कॉन्शियसनेस का ही मेन रोल होता है। कैसे होता है, मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें करूंगा पहले आपके साथ। आप देखिए, एक मूवी के अंदर जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो वहां पर ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति हो, लेकिन उसे अगर वो रोल दिया जाता है, वो स्क्रिप्ट दी जाती है, तो उसे पहले वो कॉन्शियसनेस अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ती है, तब वो उस रोल को निभा पाता है। हाँ या ना? कल हमने इस बात को भी किया था कि आप अपनी लाइफ में भी सोचिए। मैं कुछ कॉन्शियसनेस के नाम बोलता हूं आपको। अमीरी क्या चीज है? कॉन्शियसनेस है या कुछ और है? जो सोचता है मैं अमीर हूं, वो अमीरी कहाँ आती है? पहले उसकी कॉन्शियस में आती है ना। आप देखो, जैसे ही अमीरी की कॉन्शियसनेस आती है, उसकी चाल ढाल बदल जाती है, बदल जाती है। अगर किसी को गरीबी की कॉन्शियसनेस रहती है तो उसकी चाल ढाल बदल जाती है, बदल जाती है। हाँ या ना? हर चीज में। अगर आप देखो, किसी नाटक के अंदर आप सोचो, आप अगर किसी ने स्कूल ड्रामाज में रोल प्ले किया हो आप में से, तो जो भी रोल आपने स्कूल ड्रामा में प्ले किया होगा, तो जैसे ही वो रोल मिला होगा तो आपने अपनी चाल ढाल उसके अकॉर्डिंग बनाई या नहीं बनाई? जिन्होंने किया होगा, आपके साथियों ने जिन्होंने किया होगा, वो समझते होंगे इस बात को लेकर। कभी भी लाइफ में आप कितने ही सारे रोल्स को देखो, आप उठा करके, जो भी रोल है वो एक कॉन्शियसनेस से ड्राइव हो रहा है। जैसी कॉन्शियसनेस होती है, आप वैसा ही रोल प्ले करते हो। और एक और खास बात, कॉन्शियसनेस में कितनी रियलिटी की फीलिंग है, उतना ही रोल में रियलिटी आएगी। आप चेक कर लीजिए, अगर आपने किसी रोल को सही से एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप उस रोल को प्ले भी सही से नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे आपको मैं ऐसा एग्जांपल समझाता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल परमात्मा ने याद दिलाया अभी। सपोज करिए कोई एक व्यक्ति है जो किसी बच्चे का पिता है, उसके बच्चे हैं, लेकिन अभी क्या हो कि उसके माइंड का स्क्रू ढीला हो जाए, माना आप समझ सकते हो कि उसका माइंड काम ना करे, है ना, पागल के दर्जे में मान लिया वो आ जाए। अब उससे कहो कि तेरे 2 बच्चे हैं, तू पिता है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करेगा? नहीं। मतलब जैसे ही वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई उसके अंदर से, ऑटोमेटिकली उसका रोल क्या हुआ? वो उस रोल से बाहर निकल गया। कॉन्शियसनेस का ही सारा गेम है। क्रोध को भी हम अपनी कॉन्शियसनेस में लाते हैं, तब वो एक्शन में दिखती है। प्यार को भी हम अपनी कॉन्शियसनेस में लाते हैं, तब वो दिखता है। हर एक चीज जो भी आपकी लाइफ में आपकी कॉन्शियसनेस में जा रही है, पहले उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बाहर दिख रहा है। अब क्वेश्चन एक आता है, तो मैं कॉन्शियसनेस को, जब मुझे पता है कि कॉन्शियसनेस से एक्शन दिखने वाला है, तो मुझे अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कहां पे ध्यान देना चाहिए? अच्छा, हम सब परेशान क्या देखकर होते हैं? बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि ये बात ना धीरे धीरे सुनने की बात है, इसीलिए मैं बातों को बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं। मैं जल्दी भाषण के रूप में बोल सकता हूँ, मैं तो सब कुछ दिमाग से फटाफट चला जाएगा, पर आप उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप उसे जीने का प्रयास कीजिए। मैं इस रूप में आपका एहसास कराना चाहता हूँ। आप प्रैक्टिकली फील करो, हम सब क्या देखकर डिस्टर्ब होते हैं? दूसरों की, उनके रोल को देखकर, उनके एक्शंस को देखकर। हाँ या ना? हम दिन भर किसकी शिकायत करते हैं?
किसकी शिकायत करते हैं दिन भर? दूसरों के एक्शंस की, दूसरों के कर्मों की। एम आई राइट और रॉन्ग? माँ बच्चे की शिकायत कर रही है तो किस चीज की शिकायत कर रही है? उसके एक्शंस की, है ना। पति पत्नी की शिकायतें, माता पिता की शिकायतें, दोस्तों की शिकायतें, सरकारों की शिकायतें, जिसके बारे में आप कुछ भी कह रहे हो, क्या देख कर कह रहे हो? उसका क्या देख रहे हो आप? एक्शन। क्या आपको उसकी कॉन्शियसनेस बिहाइंड द एक्शन दिखाई दे रही है? आज मैं आपको थोड़े से कुछ और रियलिटी में लेके जाऊंगा। मैं कॉन्शियसनेस का जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस से एक स्टेप फिर वो आगे चला जाता है, वैसी उसकी इंटेंशन बनती चली जाती है, जिसे मनसा कहते हैं। कॉन्शियसनेस से क्या बनती चली जाती है? उसकी इंटेंशन। मैं आपको एक और ऐसा दिलाऊं, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस आपकी केवल कॉन्शियसनेस है या बॉडी कॉन्शियसनेस अब इंटेंशन बन गई है? जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस है वो कहलाता है हिंदी में देह भान। लेकिन जब बॉडी कॉन्शियसनेस इंटेंशन बन जाए तो बन जाता है देह अभिमान। दैट इज ईगो। समझ पा रहे हैं आप मेरी इस बात को? एग्री? आप सहमत हैं? अगर कोई सहमत नहीं करते हो तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात तो सिर्फ हाँ करें, है ना। सहमत हैं तो आप हाँ करें। समझ गए आप मेरी बात को? यानी मुझे अपनी देह का ध्यान है, ये देह भान है, पर देह का ध्यान रखना ही मेरा मकसद बन गया है। इट इज अ इंटेंशन। देह कैसी दिख रही है? सुंदर दिख रही है। इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करूं? इसको स्वस्थ बनाने के लिए क्या करूं? इसके लुक को लुकिंग बनाने के लिए क्या करूं? टाइप से इंटेंशन अबाउट द बॉडी और कॉन्शियसनेस अबाउट द बॉडी। कॉन्शियसनेस केवल बॉडी से, मैं हाँ बॉडी है मेरे पास तो मुझे इसकी केयर करनी। कॉन्शियसनेस जो अगर राइट वे की कॉन्शियसनेस होगी, ध्यान सुनना, राइट वे कॉन्शियसनेस होगी तो ये केयर करने का संस्कार देगी आपको। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस जिस चीज की है वो इंटेंशन में कन्वर्ट हो गई तो ओवर केयर करवाएगी वो आपसे, ओवर। और जैसे ही ओवर केयर होना स्टार्ट होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे ही ओवर केयर होना स्टार्ट होगी अटैचमेंट स्टार्ट्स। ओवर केयर अटैच्ड टू द थिंग्स, अटैच्ड टू द बॉडी। और जैसे ही आपकी अटैचमेंट स्टार्ट होगी, अब उसको खोने का डर पैदा होना शुरू हो जाएगा। चेहरे पे रिंकल भी आ जाएगा तो डर पैदा होगा, बाल सफेद भी हो जाएगा तो डर पैदा होगा, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज में डिस्टरबेंस आ जाएगी तो डर पैदा होगा, कोई कपड़ा सही नहीं होगा तो डर पैदा होगा, कुछ पैसे खो जाएंगे तो डर पैदा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मेरी बॉडी से कुछ छुटाया जा रहा है, कुछ मेरी बॉडी का डिस्टरबेंस हो रहा है, बिकॉज आई एम गेटिंग अटैच्ड विद इट। इंटेंशन इन्वॉल्व होते ही अब वो मेरी जरूरत की तरह बन जाएगी। इट बिकम माई हंगर। ये बड़ी गहरी चीज है जो मैंने बताया है ना, ये इतनी साधारण बात नहीं है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। और हो सकता है कि जब आप इसको दोबारा कभी रिकॉर्डिंग आपको जब भी कभी मिलेगी, इसको बार बार सुनना और बार बार एहसास में लाना। ये बहुत हेल्प करेगा आपको शिफ्ट करने में, देह अभिमान से देह भान पे लाने में। और एक बात तो मैं आपको बता दूं, देह भान आप में मरते दम तक रहेगा, देह अभिमान मिटेगा लेकिन देह भान अंत तक रहेगा। देह भान कब जाएगा? जब मैं देह की टाइटल्स और टैग की कॉन्शियसनेस से बाहर चली जाऊंगी, उस दिन देह का भान खत्म होगा। जब तक किसी भी टैग से मेरा अटैचमेंट है, नाम से, जाति से, धर्म से, कर्म से, किससे भी अटैचमेंट है। देह भान और देहाभिमान का डिफरेंस पूछ रही है हम बहन, अभी तो बताया स्टार्टिंग से सुना। देह अभिमान है इंटेंशन इन बॉडी, मतलब बॉडी की ही कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा रहना, ठीक है। देहाभिमान का मतलब है बहुत ज्यादा बॉडी के ही रख रखाव के बारे में सोचना, बॉडी का अभिमान दिखाना, सुंदरता का अभिमान दिखाना, धन संपदा का अभिमान दिखाना, एक
जब भी कुछ चीज शुरू हो या अंत हो तो बॉडी पर ही हो। वो देहाभिमानी की पहचान होती है। हर चीज वो अपनी देह से ही बताएगा। आप पता है हम कितने अमीर हैं, आप पता है मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, आप पता है मैं कितना गुड लुकिंग हूं, आज मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं। ये सब देह अभिमान की पहचान है। देहभान वाला क्या होगा, वो अपने ध्यान तो रखेगा बट वो हम्बल होगा, हम्बल होगा। हाँ उसे पता है बॉडी है, ओके अच्छा ऐसा है, आपको अच्छा लगा, वो होता है, थैंक यू, ऐसा बोलेगा, आगे बढ़ जाएगा। ज्यादा उसको अंदर में वो अपनी महिमाओं को और अपने क्रिटिसिज्म को स्वीकार नहीं करेगा। केवल जिसमें बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी है कि मतलब सोल कॉन्शियसनेस का बॉडी भान वाला स्थिति बता रहा हूं मैं आपसे, ये कुछ समझना ध्यान से। देह का ये तो अब वैसे मेरे पास देह है, अगर किसी को पता है मैं गरीब हूं तो ये भी देह भान है। अगर मैं किसी के सामने बहुत झुकने का प्रयास कर रहा हूं, ये भी देह भान है, पता तो है ना मुझे मैं देह हूं। माना जब तक आपको ये पता है कि आपके पास देह है तब तक देह भान खत्म नहीं होगा। जब तक ये बॉडी है तब तक इस बॉडी की कॉन्शियसनेस कभी खत्म नहीं होगी आपकी। लेकिन जिस दिन आप इस बॉडी पर पड़े टाइटल्स को अपनी स्मृति में जगह देना कम कर दोगे, उतना उतना ये मिटता जाएगा। और कंप्लीट ये किस टाइम पे मिटेगा, कंप्लीट मिटेगा ये एट द टाइम जब आप बॉडी को लेफ्ट करोगे, जिस समय आप बॉडी छोड़ोगे उस समय ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इट बिकम डेथ। ठीक, तो इसीलिए बस मुझे समझना है कि मुझे कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस को इंटेंशन तक नहीं जाने देना। ऐसे ही एक है सोल कॉन्शियसनेस होना। बेसिकली मैं ऐसा कहूंगा, मैं तो ऐसा बोलता हूं कि सोल के बारे में हम सिर्फ अभी जानते हैं, हम अभी कॉन्शियस भी नहीं है। सोल कॉन्शियस होने का मतलब क्या होता है? सोल कॉन्शियस होने का मतलब खुद को बिंदी देखना नहीं है। हम गलत फहमियों के शिकार हैं कि हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं, पॉइंट ऑफ लाइट में करते रहते हैं और फिर हम शिकायत करते रहते हैं हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है करके। मुझे भी नहीं दिखा आज तक कोई पॉइंट। ठीक है, और मैं पहले मैं भी बहुत कोशिश करता था, जोर लगाता रहता था। कुछ लोग बोलते हैं हम मेडिसिन करते हैं दर्द हो जाता है, दर्द है ना भाई, इसलिए दर्द हो जाता है कि तू जोर लगा रहा है वो देखने का जिसे देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा मुझे बताओ, मुझे पॉइंट देखने की जरूरत है या पॉइंट बनने की जरूरत है? हम ना देखने दिखाने में बहुत विश्वास रखते, बनने बनाने में नहीं रखते विश्वास। कुछ दिखा दो बस। कुछ ऐसे बोलते हैं कुछ दिख जाए तो विश्वास हो। अरे ये सोचो कुछ बन जाओ तो विश्वास हो। अब बताओ बनने में ज्यादा विश्वास पैदा होगा या दिखने में? चलो दिख गया, फिर आगे उसके आगे क्या? अगर मेरे को दिख गया और मैं वैसा बना नहीं, कोई बेनिफिट? कोई बेनिफिट? अंडरस्टैंड करना है ना। इसीलिए आई एम बीइंग, अंडरस्टैंड करना, आई एम बीइंग नॉट डूइंग नॉट सीइंग। लिखो ये सेंटेंस आप, ताकि आप बार बार पढ़ के खुद को याद दिला सको। आई एम बीइंग, ह्यूमन बीइंग कहा गया है, ह्यूमन सीइंग नहीं कहा गया, ह्यूमन व्यूइंग नहीं कहा गया, ह्यूमन हियरिंग नहीं कहा गया। आई एम ए ह्यूमन बीइंग। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए अच्छा एक और शब्द लिखो आगे, बीइंग बिफोर डूइंग। बन के करो, बन के। इसलिए पता है मैं एक जैसे वैसे हंसी मजाक वाली बात है, इसलिए ना जो बनिए होता है ना, बनिए तो क्या कहते हैं जी, बनिए बिगड़िए मत, है ना। क्या करिए? बनिए, पहले बी, यू हैव टू बी, बनो पहले कुछ, देन डू, बी फर्स्ट। नाउ अब वो बी बनने का जो तरीका है, अब मैं कॉन्शियसनेस पे जो मैं लेकर के आ रहा हूं, अभी आप देखना थोड़ी देर के लिए कोई बोलता है जी फलाना ना अच्छे काम करता है। कब करता है? डूइंग पहले आती है या बीइंग पहले आती है उसकी? मतलब पहले माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, सीधा वो अच्छा काम कर देता है? पहले यहां आती है प्रोग्रामिंग। कोई गलत काम करता है तो पहले प्रोग्रामिंग यहां आती है या पहले हो जाता है? पहले यहां आती है। इसका मतलब साफ हो रहा है
कि अगर मैंने यहां पे स्विचिंग कर लिया, इसका मतलब मेरी बॉडी की भी कॉन्शियसनेस जो है वो यहां है, यहां। मैं बहुत बार से आपके सामने बात कहता चला रहा हूं, सारी की सारी इमेजेस आपके दिमाग पे बनी हुई हैं, हाँ या ना? लिखो, वी ऑल प्ले विद द इमेजेस। हम सारा दिन अपने मन में बनने वाली चित्रों के साथ, बनने वाले चित्रों के साथ में हम प्ले करते रहते हैं। कोई, अगर आप टीवी भी देखते हैं ना, तो आप टीवी नहीं देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे नहीं चल रहा है, टीवी रन इन योर माइंड। दैट्स व्हाई योर इमोशंस जो है वो ट्रिगर हो रहे होते हैं। टीवी में सीन चल रहा होता है, अच्छा आपको पता भी है कि वो एक सीन है, वहां पे ना तो वो हीरो है, ना हीरोइन है, ना वो सास है, ना बहू, कोई है नहीं वहां पे, उस टीवी में कोई नहीं बैठा हुआ है वहां पे, लेकिन आप उस सीन को देख करके, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई एक्साइट हो रहा है, व्हाट इज इट? है भी नहीं वहां कुछ, लाइट चली जाएगी, वो गायब हो जाएगा वहां से। बट हम कितना मूर्खता का काम करते हैं, उसे देख देख करके अपने इमोशंस को ट्रिगर करते रहते हैं, और इतनी गंदी आदत डेवलप कर लेते हैं कि हमारे इमोशंस फिर छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने सीन को देख देख करके यहां ट्रिगर पैदा किया, फिर सीन देखा, फिर ट्रिगर, फिर सीन देखा, फिर से ट्रिगर। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि देख देख कर मेरी आदत ट्रिगर होने की हो गई, और वो इतना ट्रिगर क्रिएट हो गया कि फिर मुझे बाहर भी कोई चलता फिरता मनुष्य भी उस सीन के आसपास भी दिखा, मेरा इमोशन ट्रिगर हो गया। ऐसा होता है नहीं होता? आप समझ पा रहे हैं? आप मेरे साथ साथ हैं यात्रा में? क्योंकि मेरा मकसद, फिर ध्यान समझिए, एक्सपीरियंस कराना मकसद है, कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं मैं आपको, मैं आपको आपकी लाइफ के अंदर ले जाना चाह रहा हूं, ताकि आप ये समझ सको कि जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, आपके जीवन की किसी घटना के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यू एंड यू ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी। क्योंकि जो भी ट्रिगरिंग कर रहे हैं आप अपने माइंड के साथ, आप गेम खेल रहे हैं, जो भी इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं आप कर रहे हैं, कुछ भी देखने का चुनाव आपने किया है, कुछ भी सुनने का चुनाव आपने किया है, कुछ भी पढ़ने का चुनाव आपने किया है, किन्हीं की भी संगत में जाने का चुनाव आपने किया है। एम आई करेक्ट और नॉट? और एक बात और लिख लें सभी बहुत ध्यान से, यहां पर सारे भाई बहनों को एक बात बोलूंगा दिल से मैं, जिसको ये गलतफहमी हो कि मैं देखना नहीं चाहता था दिख गया, मैं सुनना नहीं चाहता था पर सुन लिया, मैं कहना नहीं चाहता था पर कह दिया, वे दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। दे आर लायर्स। एक्चुअली वे वही करना चाहते थे इसलिए किया। आप अपने आप से पूछ लो ईमानदारी से, जो प्रोग्राम आपको टीवी पसंद नहीं आता आप चैनल बदल देते हो? जिस प्रोग्राम को आप देखना नहीं चाहते हो आप नहीं देखते हो, तो फिर वो कैसे दिख गया जिसको नहीं देखना चाहते थे, दिख गया और अंदर चला गया और स्टोर हो गया? हाउ? इसका मतलब वही मेरा इंटरेस्ट था। मैं कुछ और, कॉन्शियसनेस की बात चल रही है, इसीलिए मुझे आज एक कनेक्टिविटी और देनी पड़ रही है, क्योंकि मैं आगे मेडिटेशन की तरफ कुछ करूंगा, और वो समझाने के लिए मुझे इन कॉन्शियसनेस की और डेप्थ पे जाना है अभी आपके साथ। मैं कुछ और चीजों में आपको लेके जाना चाहता हूं एट द लेवल ऑफ प्रैक्टिकलिटी। जब कोई मुझे ये बोलता, अच्छा आप में से किस किस को लगता है कि आपकी मेमोरीज कमजोर हैं? हाथ उठाओ जिनको लगता है जिनकी मेमोरी कमजोर है, जिन्हें याद नहीं रहता है। उठाओ 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 उठाओ। मैं जब कभी किसी गांव वगैरह में जाता हूं ना, खासकर बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेरे को, बेटा ना याददाश्त बहुत कमजोर हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता है। ये भी आपका सबसे बड़ा झूठ है। याददाश्त का काम क्या होता है? स्टोर करना चीजों, वो बड़े अच्छे से स्टोर करता है। वो किन चीजों को स्टोर करता है? जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है।
आप देखना कोई 70 साल की बुजुर्ग महिला होंगी, उनसे आप जब 20-22 साल में उनकी शादी हुई थी उसकी पूरी डिटेलिंग लेना उनसे, वो आपको सब बताएंगी क्या शादी में बना था, क्या कपड़े उन्होंने पहने थे, कौन लोग आए थे, क्या क्या हुआ था, ईच एंड एवरी डिटेल वो डिस्क्रिप्शन दे सकती हैं। कौन सा रिश्तेदार नाराज हो गया था, किसने क्या बात बोल दी थी, ईच एंड एवरीथिंग। एम आई करेक्ट और नॉट? जो यहाँ बैठी होंगे बुजुर्ग महिलाएं बता दें, वो नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। 80 साल की बुढ़िया माता भी होगी, उसको सब याद होगा अपनी 20 साल की शादी का पूरा किस्सा डिटेल में। और बताता हूं, सारी सासों के बहुओं के 4 साल पहले के सारे वाक्यांश याद होंगे, क्या क्या बोल दिया था बहू ने। और हर बहू को अपनी सास के भी 5-7 साल पहले की हर बात याद होगी। तुमने मुझसे तब ये कहा था, जब गुस्से में उखड़ते हैं तो फिर पूरे डिटेल में ऐसे बोला था, बिल्कुल इस टाइम बोला था, यहां खड़े होके बोला था, मतलब सीन बाय सीन। और वे लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, मेमोरी बड़ी कमजोर है, मेरी ना मेमोरी ठीक काम ना करती सही कामों के लिए, गलत कामों की मेमोरी तो। जैसे मैं कभी कभी किसी काउंसलिंग करता हूं ना, जिनकी काउंसलिंग करता वो वैसे शिकायत करते हैं, हमारा ना कुछ याद नहीं रहता, अभी अभी भूल गए, मतलब वो बात करते करते भूल जाते हैं सेंटेंसेस, अभी बात कर कहेंगे दोबारा से रिपीट करो। और उन्हें अपने 4-5 साल पहले क्या बचपन तक की सब डिटेलिंग याद है। मतलब काउंसलिंग में वो मुझे अपने पूरी जीवन कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी कैसे याद है अगर अभी 1 मिनट पहले वाला सेंटेंस भूल गए हम? यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहने का अर्थ क्या हुआ, इस बात में इंटरेस्ट नहीं है। जो भी चीज आपको याद नहीं रहती है, इसका मतलब उसमें आपकी दिल से रुचि नहीं है, मारपीट के बिठाया गया है। सच सच है, कड़वा है। मुझे पता आप सब बड़े दिल में, मुझे हो सकता है कोई कह रहे हो क्या बोल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा किसी को? हो रहा है? नहीं? अच्छा लग रहा है? सच ये है, सच को स्वीकार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो स्वीकार कर लेता है ना वो खुश बहुत रहता है। पता है पहले मैं क्या करता था, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, मैं ऐसा बोलता था, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर मेरे से होता नहीं है। अब मैंने कहना शुरू किया, मैंने किया ही नहीं है। क्योंकि अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो मेरी हार हो क्यों रही है? इसका मतलब मेरी कोशिश राइट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आ गई मुझे उस चीज की, और इस चीज ने लाइफ को इतना सुकून दिया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए तो मैं अभी फिर से दोबारा वापस जा रहा हूं 19 स्लाइड्स के ऊपर, फिर से इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी से इसको लेके जाऊंगा। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमने कल आपको बताई थी कि हमारी जैसी सोच होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, जैसी हमारी चेतना होती है, वैसा ही हमारा जीवन बनता है, वही हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट बनती है, और हमारे एटीट्यूड हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट से बनते हैं। जो हमारा भावनात्मक स्तर होता है वही हमारी विचारधारा बन जाती है, एटीट्यूड बन जाता है। जैसा हमारा एटीट्यूड होता है उसी प्रकार का हम विजन क्रिएट करते हैं, वैसे ही सीन क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम ड्रीमिंग करते हैं वैसा ही फिर हम कर्म करना शुरू कर देते हैं, एक्शन हमारे विजन से आते हैं। जैसे एक्शन होते हैं वैसा ही हमारा संसार बन जाता है, और उससे फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस में रिपीट मारते हैं। तो हमने कल पहले बॉडी कॉन्शियसनेस की बात करी, और हमने एक बेटे के साथ में एक पिता के संबंध को लिया, जिसमें एक पिता अपने बेटे को डिसलॉयल समझता है, ऐसा समझता है कि जो अनादर करता है, बाप की आज्ञा नहीं मानता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो फादर की कॉन्शियसनेस में है, रोल की कॉन्शियसनेस में फंस गया है पिता, कि मैं बाप हूं और बेटे को मेरा सुनना ही चाहिए करके। वो ये भूल गया है कि दोनों क्या हैं, स्पिरिट हैं, दोनों अलग अलग रोल में हैं, एक बेटे के रोल में, एक पिता के रोल में है। वो ये भूल करके बाप बेटे बन गए, जबकि ये संबंध एक ही जन्म का है उनका।
जन्म बदलेगा, दोनों का संबंध बदल जाने वाला है, पर ये बात भूल चुका है पिता। ऐसा पिता जो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, बड़े छोटे कॉन्शियस में आ जाता है, वो एंग्री फील करता है जब बच्चा उसकी बात नहीं मानता है, जैसे हम सब करते हैं। इससे पिता का एटीट्यूड क्या हो जाता है अपने बच्चे के प्रति, ये बड़ा ही डिसओबे चाइल्ड है, अच्छा बच्चा नहीं है ये, है ना, इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है। और फिर उसका विजन बिल्कुल पक्का हो जाता है कि ये तो बिल्कुल लायक बच्चा है ही नहीं, नालायक है। उसको ऐसा बोलना भी शुरू कर देता है। एक्शन क्या होता है, फिर धमकी देने लगता है बेटे को, या तो तू सुधर जा, नहीं तो हमारी जिंदगी से दूर चला जा टाइप, यहाँ तक की बातें आ जाती हैं। और फिर कैसा संसार बनता है, दोनों के बीच का एक खराब रिश्ते का संसार बन जाता है, एक टेंस संसार बन जाता है, एक इरिटेटेड संसार बन जाता है, घर संसार ही पूरा बिगड़ जाता है। और फिर क्या होता है, ये बिगड़ा हुआ संसार फिर से पिता को और इरिटेट करता है, पिता बच्चे को फिर और गालियां सुनाता है, अपने मेंटल में और दुख पैदा करता है, फिर एटीट्यूड को और खराब करता है, फिर विजन बनाता है, और ये प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है। और वो बच्चा भी बाप से दूर होता जाता है, बाप बच्चे से दूर होता जाता है, और दोनों के जीवन में कभी खुशी नहीं आती है। और उसका एक ही कारण होता है, द बॉडी कॉन्शियसनेस। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस की। सोल कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जो ये जानता है कि मैं भी आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, मैं पिता के रोल में हूं, वो बच्चे के रोल में है, हम दोनों रोल में है, दोनों एक्टर्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो कंपैशन फील करेगा, क्योंकि दूसरा एक्टर भी मेरे रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एक वैल्यू है पीस, जिसे आप अकेले भी महसूस कर सकते हो, लेकिन एक वैल्यू है लव, जिसके लिए दो लोग कम से कम चाहिए, बिटवीन टू। सो हमें समझना चाहिए कि अगर मुझे प्रेम के गुण को बढ़ाना है तो मेरे को प्यार करने वाले या मुझसे प्यार पाने वाले लोग मेरे बीच में होने चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फील कंपैशनेट, दयालुता का भाव रखेगा। क्यों रखेगा, अरे मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं मैच्योर हूं, वो भी बचपन में है, वो इमेच्योर सोचने की उसकी अभी वही है, वो उसी के योग्य है, मुझे उसके प्रति कंपैशनेट रहना पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं एक ऐसा पिता बनूंगा कि मैं अपने बच्चे के विषय में एक अंडरस्टैंडिंग रखूंगा, कि उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करूंगा, उसकी सोच को समझने का प्रयास करूंगा, वो जो कुछ भी कर रहा है क्यों कर रहा है इसको समझने का प्रयास करूंगा। और यहां से मैं अपने आप में भी क्या समझूंगा कि मैं मेरे बच्चे से कुछ सीख सकता हूं। याद रखना, इस धरती का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, जैसे एक पत्थर को अगर आप पानी में मारते हो तो पानी में लहर पैदा कर सकता है, वो तो जीता जागता बच्चा है आपका, उसके पास इमोशंस हैं, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास भी संस्कार है, उसके पास भी वैल्यू है, वो सोल है, 7 वैल्यूज और 8 पावर से बना हुआ है। माना उसके पास में भी जो बात कह रहा है वो अच्छे से अच्छी कहने की कोशिश कर रहा होगा अपनी समझ के हिसाब से, इसलिए पहले मुझे उसकी समझ समझनी पड़ेगी। एक एमएससी पढ़ा व्यक्ति अगर 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो वो एमएससी के स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ाता है, 10th के स्टैंडर्ड पे जाके पढ़ाता है, तब उसको पढ़ा पाएगा। अगर वो अपने एमएससी के माइंडसेट से 10th के बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करेगा तो कभी भी बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए हमको। हम अपने बच्चों को डील करते हैं बाप बनकर, हमें बच्चों को डील करना चाहिए उनके स्तर पे जाके, उन जैसा बनकर। सो वी नीड टू अर्न देयर फेथ। और वो फेथ कब आएगा, जब उनको ये विश्वास हो जाएगा कि ये मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो लर्निंग। और फिर क्या करेंगे, हम बातचीत के लिए बुलाएंगे उसे, फ्रेंडली कन्वर्सेशन के लिए, और उससे बात करेंगे, बेटा आप जो कुछ भी करना चाहते हो दैट फैंटास्टिक, आप कुछ अच्छा ही करना चाहते होगे, आप भी वैल्यूएबल करना चाहते होगे, आप भी अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते होगे, पूछो उससे। वो बोलेगा हाँ मैं इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। आप इसमें कुछ प्रॉफिट देख रहे होगे, हाँ बेटा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इतना समझ नहीं, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे अपने कॉन्सेप्ट को समझाने में। अब उस बच्चे का देखो सेल्फ इमेज कितना हाई आ जाएगा, बच्चा सोचेगा अच्छा मैं भी कुछ समझाने के लायक हूँ, ओके आई विल एक्सप्लेन यू। जब वो एक्सप्लेन करे तो ध्यान से सुनो, पूरी एकाग्रता से, ये सोच के नहीं कि गलती बता रहा होगा, ये सोच के सुनो कि बहुत अच्छे से बता रहा होगा, ताकि उस बच्चे को भी ये लगे मेरी बात सुनने के योग्य है, मैं अटेंशन देने के योग्य हूँ। जो माता पिता अपने बच्चे को इस तरीके से देते हैं तो बच्चे के अंदर और ज्यादा लगता है कि यस मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आप खुद देखो, एक स्पीकर को जब लोग ध्यान से सुनते हैं तो उसको भी सुनाने का एक चार्म आता है। तो इन द सेम वे आपका बच्चा भी अपने माइंड के टोटल ब्रिलियंट को आपके सामने, ब्रिलियंस को रखेगा आपके सामने, और इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपके बच्चे का एक्सप्लेनेशन पावर सुधरेगा, एक आपके बच्चे के डिसीजंस आपको पता चलेंगे, उसके मेंटल स्टेट का आपको पता चलेगा, ये सबसे गहरी चीज है। और आप समझ पाओगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और हो सकता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट चेंज करना ही ना पड़े।
जवाब ध्यान से सुनो। और हो सकता है जो चेंज करना पड़े, आप बात करते करते बिल्कुल राइट जगह ध्यान करो, बेटा ये वाली बात मुझे समझ, जो सी गलती ठीक हो जाता, बेटा ये बात समझ में नहीं है, इसको दोबारा से बोलना, अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो कहीं इसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करके बोलो उसको। अब वो कॉन्शियस हो जाएगा, हाँ 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 ये गड़बड़ तो हो सकती है। तो अब वो रियलाइज करेगा। जब आप डायरेक्शन देते हो तो उसे करेक्शन फील होता है। याद रखिएगा, जितने भी माता पिता अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे करेक्शन फील करते हैं। और एनर्जी ऑफ करेक्शन दुनिया की सबसे नेगेटिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ करेक्शन में आप दूसरे वाले व्यक्ति को मूर्ख कह रहे हो और खुद को अक्लमंद बता रहे हो। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, जिसे करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो करेक्ट हो रहा है वो ये फील कर रहा है, इसका मतलब मैं बेवकूफ हूं, और जो करेक्ट कर रहा है वो ये सोच रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। और ये जो एनर्जी है ये खत्म कर देती है बच्चे की सेल्फ इमेज को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो मुझे क्या करना है? मुझे उसका साथ। अब यहाँ पे क्या होगा? रिलेशनशिप इंप्रूव। यहाँ पे बाप और बच्चे की इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? बच्चे को लगेगा मेरे पिता मेरी बात सुनते हैं, मुझे समझते हैं और फिर मुझे गाइड करते हैं। यहाँ फिर बच्चा आपको अपना गाइड देख पाएगा, यहाँ फिर बच्चा आपको अपना कोच देख पाएगा, यहाँ पर आपका बच्चा आपको मेंटोर देख पाएगा। बट कब? जब आप अपने बच्चे के शब्दों को पूरा ध्यान से सुनोगे। हाँ चल बता कुछ, अच्छा हाँ चल बता, हाँ हम बड़े हैं, तू गधा है, तू बस बता, तू तो कुछ भी कहेगा, तू मूर्ख वाली बात ही कहेगा करके। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड पेरेंट्स है। और इस कारण से बच्चे क्या होते हैं, वो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है ये तो मेरी बात ऐसे ही सुन रहे हैं, मुझे बेवकूफ समझ के सुन रहे हैं। लेकिन जब आप उसको पूरा रिस्पेक्ट दोगे, एज ए सोल आप उसको रिस्पेक्ट दोगे। आप खुद सोचो, जो बच्चा आपके घर में आज 20 साल का है, 20 साल पहले जब उसने अपना शरीर छोड़ा होगा किसी दूसरी बॉडी से, हो सकता है वो 90 साल का हो और किसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का चेयरमैन हो। आप आज उसे 20 साल का देख रहे हो। आत्मा की कोई उम्र होती है क्या? आत्मा तो अजर है, जो कभी बूढ़ी होती नहीं है। आत्मा तो अमर है, जो कभी मरती नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है, जैसे कभी कोई विनाश नहीं होता है। ये अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर से आप अपनी सोल का कॉन्शियसनेस और पक्की करोगे, फिर बिहेव करोगे, फिर सोल को। और सोल कॉन्शियसनेस का बिहेवियर का मतलब क्या होता है? 7 वैल्यूज बिहेवियर। 7 वैल्यूज बिहेवियर। इसके अलावा सोल का कोई वो चीज नहीं होती है। सोल कभी भी किसी कहानी किसी चीज में नहीं फंसती है। सोल जब भी कभी बात करेगी, अंडरस्टैंड करेंगे इस वाली चीज को। क्या सोल कौन है? सोल कोई बिंदी बिंदी वाली बात नहीं। क्या मतलब है जिस बिहेवियर की बात कर रहा हूं कॉन्शियसनेस की? दीज आर द 7 कोर वैल्यूज। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। आप जब सोल की लेवल पे बिहेवियर करोगे ना, तो यू बिकम नॉलेजेबल। नॉलेज क्या है? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज और कुछ नहीं है। हु एम आई इज द नॉलेज। मैं आत्मा हूं, बाकी सब कुछ आत्मा के विषय में ही नॉलेज है। आप खुद देख लेना। मैं आज अगर टाइम तो शायद मुझे लगता है नहीं मिलेगा, लेकिन कल जो मैं स्लाइड आप साथ में डिस्कस करूंगा वो एक बहुत डीप स्लाइड होगा, है ना। अभी पहले हम इसे कर लेते हैं। तो नॉलेज हमारे पास हो गई। नॉलेज मतलब अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद की कॉन्शियसनेस। नॉलेज मतलब इक्वलिटी कॉन्शियसनेस। अंडर लिख लीजिए मैं जो सेंटेंसेस बोल रहा हूं। नॉलेज का मतलब है सेल्फ की कॉन्शियसनेस। नॉलेज का मतलब है सोल की कॉन्शियसनेस। नॉलेज का मतलब है इक्वलिटी की कॉन्शियसनेस। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, एवरीवन इज इक्वल। नॉलेज का मतलब है वैल्यू कॉन्शियसनेस। नॉलेज का मतलब है सेम आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस। नॉलेज का मतलब है वट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर गुड। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छा, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज का मतलब है हर समस्या का समाधान अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज मतलब डाउट है ही नहीं, होने के लिए बनी है, क्लियर है। वो जो हुआ वही होना चाहिए था, जो हो रहा है वही होना चाहिए था, जो होने वाला वही होगा। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल। प्योरिटी, जब नॉलेज आ जाती है आपको, इक्वलिटी का भाव आ जाता है सबके बारे में, डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाते हैं, एक्वायर्ड आइडेंटिटीज का बोझ खत्म हो जाता है मन से कि मैं नाम, जाति, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं हूं, मैं भी आत्मा हूं, सब आत्माएं हैं, सब मेरे भाई हैं, एक ही जैसे हैं, दे ऑल आर स्पिरिट, दे ऑल आर एनर्जी। तो मन साफ हो जाता है एकदम, क्योंकि अब मन में किसी के लिए बोझ नहीं होता है। लिख लो आप, जब आप किसी के भी कर्मों को बुद्धि में रखते हो तो आप गंदे होते हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब आप किन्हीं के कर्मों को अपनी बुद्धि में रखते हो तो आप गंदे बनते हो। गंदे एक्शंस,
और जब आप इंटेंशंस बिहाइंड द एक्शंस को अंडरस्टैंड करते हो, उनके रोल को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है एवरी विलेन, एवरी कॉमेडियन, एवरी पर्सन हु प्लेज द रोल इन मूवी इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट माई रोल। हर इंसान जो भी मेरे चारों तरफ मेरे संसार में है, चाहे वो दुश्मन है या दोस्त है, वो मेरे रोल को पूरा कराने के लिए है। मैं मेरी मूवी का हीरो हूं। और जब ये कॉन्शियसनेस आती है, देन इट बिकम प्योरिटी लेवल। होली हंस वृत्ति कहते हैं इसको, आप लिख सकते हो, दिस एटीट्यूड इज कॉल्ड होली हंस एटीट्यूड। होली हंस एटीट्यूड मींस यू सी वैल्यूज इन अदर्स एज वेल। अपने में भी आप वैल्यू देखोगे, खुद को भी सेल्फ क्रिटिसिज्म भी नहीं करोगे और दूसरों को क्रिटिसिज्म नहीं करोगे। आप ये समझोगे दिस इज अ मूवी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या है? पीस, शांति। जब मन साफ होता है, मन साफ होता है, ध्यान समझिएगा इस बात को, क्लीन होता है, डिस्टरबेंस नहीं होती है उसके अंदर, तो क्या स्टेबलिश हो जाती है? पीस, शांति। जहां पवित्रता है वहीं शांति है। अभी आप देखो, किसी भी आप पवित्र स्थल पर जाते हो तो आप क्या बोलते हो? यहां बड़ी शांति महसूस हो रही है। इसका मतलब पवित्रता सुख शांति की जननी है। लिख लो आप, पवित्रता इज अ मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जहां पीस होता है, इक्वलिटी आ गई जिंदगी के अंदर, कंटेंटमेंट आ गया जिंदगी के अंदर, तो आपका दिल प्यार से भर जाएगा, प्रेम पैदा होता है इससे। ये आत्मा की जो चौथी प्रॉपर्टी है बेसिकली, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है लव। लव का मतलब क्या होता है? कहीं दिखाई देता है कोई उठा के लव दे दे, है ना, कोई हार्ट का सीन बना देता है, कोई कुछ कर देता है, कहता है लव, है ना। रोमांटिक एटीट्यूड्स को लोग लव समझते हैं, दैट इज नॉट लव। लव का मतलब समझने की जरूरत है। लव मीन्स केयर, लव मीन्स कॉपरेशन, love means giving, love means empowering, love means appreciation, love means empathy, love means unity। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपके बीच प्रेम है तो एकता स्थापित होगी, और अगर एकता स्थापित नहीं हो रही है अपने आप में, समाज में, परिवार में, इसका मतलब देयर इज एब्सेंट ऑफ लव। वहां लव नहीं है, वहां अटैचमेंट है। यदि कोई आपको ज्यादा पसंद, कोई आपको कम पसंद आता है, इट मींस दैट इज नॉट लव, दैट इज अटैचमेंट। लव इज अ एनर्जी विच मेक यू मोर स्टेबलाइज एंड यूनाइटेड, जो आपको ज्यादा स्टेबल भी बनाए। इसलिए लव को पावर कहा गया है प्यारे भाई बहनों। लव इज पावर, लव इज नॉट वीकनेस। जैसे बोलते हैं ना, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, दिस इज नॉट लव, दिस इज डिपेंडेंसी। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा स्टेटमेंट है, लिख लो आप, आई लव यू। द बिगेस्ट मिथ ऑफ दिस प्लेनेट इज आई लव यू। सामने वाले को आपसे प्यार नहीं है, खुद से प्यार है, क्योंकि जब आप दूर जाते हो तो उसके दिल में दर्द होता है, वो अपने दर्द के इलाज के रूप में आपको अपने पास रखना चाहता है। आप चेक कर लो, तभी तो कह रहा है आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। मतलब तू मरने वाला है, इसलिए मैं तेरे को चाहिए अपने पास में, तेरे को मेरे से प्यार नहीं है, तू मरना जाए, तेरे को इस बात से प्यार है। भाई मैं बहुत कड़वा कड़वा बोल रहा हूं, पर बिल्कुल सच सच बोल रहा हूं, ये बड़ी गहरी चीज है, समझना पे सब, है ना। चाहे वो माँ भी कह रही है, बेटा मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, मतलब तू भी खुद को ही प्यार कर रही है, मेरे को नहीं कर रही है, क्योंकि मैं तेरे पास रहता हूं, तेरे को अच्छा लगता है, मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला मेरे पास रहना चाहिए करके। This is not love, this is dependency. Love means always giving. Love means caring. अच्छा, केयर में और चिंता में भी बड़े लोग कंफ्यूज हैं, है ना। वो क्या बोलते हैं, जैसे बच्चा कहीं बाहर चला जाए और वो फोन ना करे और लेट आए, माँ आते पहले 10-5 चमाट मारेगी उसमें, या कुछ बुरे बुरे शब्द सुनाएगी, तेरे को बिल्कुल अक्ल नहीं है, तू फोन नहीं कर सकता था। अब बेटा कह रहा है, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो मेरी? तो माँ कहती है, क्योंकि हम तेरी केयर करते हैं, तुझे प्यार करते से चिंता। अरे कितने कंफ्यूज हो तुम। केयर वैल्यू है, चिंता अवगुण है। आप केयर करते हो तो आप में अवगुण क्यों पैदा हो रहा है भाई? सोचिए, दिस इज अ रॉन्ग बिलीव सिस्टम्स। जब केयर करते हैं तो उससे चिंताएं पैदा नहीं होती, विश्वास पैदा होते हैं। केयर क्रिएट फेथ, केयर क्रिएट यूनिटी, केयर क्रिएट स्ट्रेंथ। हमें तुम्हारी बड़ी चिंता रहती है क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं, डायलॉग रट रखा है। दिस इज द पुअरेस्ट डायलॉग एवर, है ना, जो संबंध खराब करता है। देन हैप्पीनेस। अब क्या होगा? अब सोचो, जहां ज्ञान ही ज्ञान है,
और प्योरिटी प्योरिटी है, पीस है, लव है, वहां खुशियां ही खुशियां हैं, फिर जिंदगी में सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान रहने वाला ही नहीं है। अब सुख क्या है? व्हाट इज सुख? सुख कभी लेने में आ ही नहीं सकता, लेने में एहसान आएगा, देने में ही सुख है, सुख देने में ही। इसके बाद पावर। व्हाट इज पावर? अब कोई सोचते हैं ऊपर से कोई लाइट आएगी, मुझ में स्पेशल रूप की शक्ति आ जाएगी। भाई आपके विचार और भावनाएं ही आपकी शक्ति हैं। आपको चेक कर लो, जब आपके विचार और भावनाओं में आप अच्छा फील कर रहे होते हो, अपने को राइट प्रोग्रामिंग दे रहे होते हो, अच्छे थॉट्स दे रहे होते हो, यू फील पावर। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है जो आईसीयू में लेटा हुआ है, उसके कान में जाकर कह दो, यदि उसका इंटरेस्ट है तो उसे कान जाकर कह दो तेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, अभी गया तो मिल जाएगी। आप देखो नहीं उठ के चला जाए, वो ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ने की उसको। दुनिया में सैकड़ों लोग हैं, जब उनकी पसंद की बात उनके कान में कह दी जाती है तेरे को ये मिल जाए करके, वो मौत की सैया से भी उठ के खड़े हो जाते हैं। दिस इज पावर। तो पावर किस में है? पावर इन थॉट, पावर इन इमोशन। पावर कहीं से बाहर से नहीं आने वाली है, दूध पीने से पावर नहीं आती है ना। कोई सोचे कि दूध पीने से, जूस पीने से पावर आती है, वो शरीर की पावर आती है। बट माई मेंटल टफनेस, माई मेंटल पावर कम विद द राइट इंफॉर्मेशंस, राइट थॉट्स, राइट इमोशंस। अंडरस्टैंड करें। और जिसके पास ये सारी चीजें हैं उसी का जीवन आनंदित है, उसी का जीवन आनंदित है। इसी को कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति, इसी को कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। आप समझ पाए मेरी बात या नहीं समझ पाए? किसी के मन में कोई सवाल है? कोई कहता है आत्मा बनके हम कैसे जिए? बस अगर आप ये 7 गुण प्रयोग कर रहे हो अपने कर्मों में, आप आत्मा हो। और अगर आप 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रयोग कर रहे हो, आप देह अभिमानी हो। सीधा नहीं तो बड़ी सिंपल परिभाषाएं रहती है जिंदगी में। मेरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, कोई डाउट नहीं है। एंड लाइफ इज सो इजी। आप में किस किस को लाइफ डिफिकल्ट लगती है? प्योरिटी मीन्स इनोसेंस, है ना? प्योरिटी मीन्स इनोसेंस। आप बच्चे को देखते हो ना, एक छोटा बच्चा, हाँ, क्यों सबको अट्रैक्ट करता है? जिसने अपने दिमाग में दुनिया के लिए कोई गंदगी ना रखी है, कोई हिंदू मुस्लिम ना करता, किसी के बारे में कुछ खराब नहीं, किसी के प्रति गंदी दृष्टि वृत्ति नहीं, ये लड़की है वो फलाना है, ऐसे कुछ ना सोचता। प्योरिटी की स्टेजेस हैं। एक बात याद रखना, ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली प्योरिटी, दैट इज द ओनली स्टेज ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी इज समथिंग ग्रेट। प्योरिटी मतलब टोटल इनोसेंट, जिसे विकारों की अविद्या हो जाए, उसे हम बोलते हैं प्योरिटी, द कंप्लीट स्टेज ऑफ अ सोल। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? सो इनोसेंट। आप देखो ना, बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसे कोई दुश्मन नहीं होता। दुश्मन भी उसे गोद में लेता है तो उसे प्यार आता है एक बार उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। हम जैसे बड़े हो जाते हैं, चेहरे डल होते जाते हैं। क्यों? गंदगी आती जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलाना ढिमकाना, अमीर गरीब, ये जाति का, वो जाति का, इस प्रदेश का, उस देश का, क्या क्या भर दिया यहां पे। उसने क्या कर दिया? मुझे कमजोर। कुछ पूछना है बहन? आपका हैंड रेज है। ओम शांति भाई जी। जी जैसे बात कर रहे थे ना मेमोरी की, हाँ, कि मतलब मेमोरी कम, तो जैसे मतलब मैंने सुना या पढ़ा है कि जो मेमोरीज हमें याद रहती है वो हमारे इमोशंस से कनेक्टेड होती है, बैड इमोशंस और गुड इमोशंस। हाँ, तो इसलिए वो हमें याद रहती हैं, अदरवाइज हमें नहीं याद रहती। जैसे मुझे बचपन का अपना कुछ याद है जो बैड है या कुछ अच्छे हैं, अदरवाइज मुझे इतना कुछ याद नहीं है। इसका मैंने वही तो बोला कि हाँ। मेमोरी, मैंने इसलिए आपको क्या बताया, इंटरेस्ट से कनेक्टेड है आपकी मेमोरी। नहीं तुम मतलब बैड और गुड भी इंटरेस्ट ही है वो। अच्छा, वो भी रुचि तो है भाई। आप सोच के देखिए, कुछ जो हुआ था जिसने आपकी लाइफ पे आके इम्पैक्ट डाला था, आपने उसको वैल्यू दी तभी तो रुक गया वो वहां पे। अगर आपने उस बात को वैल्यू ना दी होती, क्या रुकता वो वहां पे?
तुम्हारी ये बात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने नहीं, मेरे को किसी की बात याद नहीं, मुझे कुछ इंसिडेंट याद है। वही बात बोल रहा हूँ, चाहे वो बात हो चाहे इंसिडेंट, ये घटना तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। किसने याद रखा, किसने एम्फेसाइज किया था उसको? हमने। अगर मैं चाहती था छोटा डोंट केयर, ऐसे काम होते रहते हैं, कभी दोबारा याद भी नहीं आती। आप देख लो, जिन चीजों को आपने डोंट केयर कर दिया वे आज तक वापस रिपीट आई भी नहीं होंगी आपके माइंड में, ना कोई प्रभाव डालती होंगी आपके ऊपर। जिस बात को आप दिल पे ले गए, अपने इमोशन, कौन से दिल पे? ये वाले दिल की बात नहीं चल रही है। कुछ लोग सोचते हैं दिल कह रहा हूं तो मैं हार्ट वाले दिल को, ये वाला हार्ट नहीं, मन रूपी हार्ट। कोई बोलता है ना, एक अच्छी बात है कोई बोलता है कि दिल, भाई इनका दिल बड़ा काला है। अब बताओ जी, किसी का दिल काला सफेद होता है क्या? वो तो बेचारा ब्लड पंप है, वो तो ब्लड की पंपिंग कर रहा है, वो काला सफेद कैसे होएगा? काला सफेद होता है मन। इसलिए ध्यान रखना, हार्ट जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ। इसलिए कहते हैं इनका मन बड़ा काला है, इनका मन बड़ा सफेद है। या बोलते हैं दिल बड़ा काला, दिल बड़ा सफेद है। समझ आ रही मेरी बात? अभी किसी ने पूछा कि ब्रह्मचर्य प्योरिटी कौन सी स्टेज है? स्टेज 1 है, उसी से शुरुआत होती है प्योरिटी की। पहली स्टेज है, पहली स्टेज ही ब्रह्मचर्य है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण बताए गए हैं, जिनमें से एक ब्रह्मचर्य है। पढ़ाई सदा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है ना? काकचेष्टा वक ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, ब्रह्मचर्य, 5 लक्षणम विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण है ये। यानी कौवे जैसी चेष्टा, सीखने की इच्छा, वक ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है, अपना शिकार कभी मिस नहीं करता, एक भी शिकार मिस नहीं करता। जहां शिकार होता है वहीं अपनी चोंच मारता है और पकड़ लेता है, एक भी उसका शिकार मिस नहीं होता पूरी जिंदगी में। इतना फोकस्ड रहता है वो अपने आप में। कुत्ते जैसी नींद, एक्टिव, अलर्ट, जरा सी आवाज हुई खट से तैयार, वो अपना एक्शन जोन में आ जाता है, इमीडिएट एक्शन जोन में, सोचना नहीं पड़ता उसको, है ना? अल्पहारी, है ना? जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। कोरोना में तो खाने के लिए जी रहे थे, ये बना लो, वो बना लो, पकौड़े समोसे खा खा के सब पकौड़े जैसे हो गए तो देखिए ऐसी चीजें खाते रहते थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, भाई वो खाओ जिससे हल्कापन आए आपके शरीर को। अच्छा, जो मेमोरी पुरानी वाली है वो कैसे जाएं? मैं पहले भी एग्जांपल दिया आपको। एक कीचड़ भरा गिलास है, ठुक्के भरा हुआ है, खाली करना है। क्या करना चाहिए जी? कुछ मत करो, पानी की टंकी के नीचे रख दो खाली हो, और तेज चला दो पानी की टंकी। पानी का प्रेशर धीरे धीरे कीचड़ को खाली कर देगा और गिलास में शुद्ध जल भर जाएगा। उसी प्रकार से हमारा माइंड रूपी गिलास है, जिसमें जन्म जन्मांतर की कीचड़ भरी हुई है। कुछ मत करो, ज्ञान रूपी जल डालते जाओ, डालते जाओ, और तेज डालो, और तेज डालो। धीरे धीरे क्या होगा? थॉट्स ओनली कैन रिप्लेस द थॉट्स एंड इमोशंस ओनली कैन रिप्लेस द इमोशंस। क्रिएट द न्यू इमोशंस, क्रिएट द न्यू प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। जैसे न्यू प्रोग्रामिंग क्रिएट करोगे, ओल्ड प्रोग्रामिंग वहां से रिप्लेस होती जाएगी। और आपने बचपन से ही बहुत बार किया है। आप बताओ, क्या बचपन की आपको सारी प्रोग्रामिंग याद है? बचपन में तुम गुड़ियों से खेल के सोचते थे यही जिंदगी है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोग्रामिंग चेंज करी, खिलौने की प्रोग्रामिंग से और बड़े खिलौनों पे आए, फिर और किसी गेम वाली चीजों पे आए। कैसे चेंज की प्रोग्रामिंग? हर बार प्रोग्रामिंग चेंज की है हमने। कितनी बार चेंज करी है बचपन से लेके अब तक? हम सब ने वो सब कुछ किया है जो जिंदगी में हमें चाहिए। हम सब कुछ करना जानते हैं। बस मेरा काम क्या चल रहा है, आपको याद दिला रहा हूं क्या क्या आपने किया है। यही राजयोग है। ठीक बात है? सबको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल, ये कौवे जैसा जो बात रितु बहन ने लिखा है अभी, है ना? जैसे कौवे ने पानी को ऊपर लाने के लिए क्या किया? पत्थर डालते गए। चलिए जी, ओम शांति। हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि मेरे को दूसरी मीटिंग में कनेक्ट करना है। तो सारा दिन बस आपको कल क्या करना है? इन 7 वैल्यूज के एप्लीकेशन से अपने सारे काम करने हैं। आई एम नॉलेज, आई एम पीस, आई एम प्योरिटी, आई एम लव, I am happiness,
आई एम पावर, आई एम ब्लिस। मैं ज्ञान हूं, मैं पवित्रता हूं, मैं शांति हूं, मैं प्यार हूं, मैं सुख हूं, मैं शक्ति हूं, मैं आनंद हूं। मेरा सारा जीवन, सारी भावनाएं इन 7 गुणों से है। मेरे चारों तरफ जो भी है वो भी इन्हीं 7 गुणों से बने हैं। सब मेरे अपने हैं। जो भी हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा। इसी भाव के साथ कल सारा दिन हम सबसे व्यवहार करेंगे, चाहे हम फोन पे बात करें, हम कुछ भी करेंगे, सबके अंदर इन गुणों को ही देखेंगे। कहीं पे कुछ कमी दिखाई भी देगी तो उसे अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि मुझे अच्छा ये कमी दिखाई दी है, परंतु मैं इनको, इनकी कमी निकालने में अपने गुण से कैसे मदद कर सकती हूँ। जैसे कहीं से क्रोध की अग्नि आ रही हो तो आग को किससे बुझाया जाता है? पानी से, घी से नहीं, तेल से नहीं। मतलब क्रोध वाले से अगर आपने ये पूछ लिया भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तो आपने तेल डाल दिया, घी डाल दिया। और कोई क्रोध कर रहा है, आप चुप हो गए, हाथ जोड़ा, ओके साइड हो जाओ, थोड़ी देर में सब गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि शांति जल है और ताकत शांति में होती है, अग्नि में नहीं। ठीक है। ओम शांति।